Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is Global Convergence of Accounting Standard. Guys, मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की थी कि जो ग्लोबल कन्वर्जेंस है या जो IFRS का सब्जेक्ट है कि इसको कंटिन्यू कीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियोस को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि अगर आपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर ही लिया है, वीडियो को ऑन ही कर लिया है, तो एक बार एटलीस्ट इस टॉपिक को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको IFRS, IASB इन सभी टर्म्स को क्लैरिटी नहीं होती है तो आपको इस वीडियो देखने के बाद में सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको जनरल एग्जाम्पल के साथ ही सारी कंसेप्ट क्लियर करूँगी। तो एक बार आप इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। तो देखो हम एक एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं कि ग्लोबल कन्वर्जेंस, बेसिकली हमारा टॉपिक आज का क्या है, ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि एक कंपनी है, मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि एक कंपनी है ए जो इंडिया की कंपनी है, राइट। अगर मान लो किसी इन्वेस्टर ने, गवर्नमेंट ने, कंज्यूमर ने, मैनेजमेंट ने, कोई बैंक है या फिर कोई लोन प्रोवाइडर है, अगर उसने कंपनी के साथ डीलिंग करनी है तो वो क्या देखेगा कंपनी की, ठीक है। अगर उसने किसी बैंक ने कंपनी को लोन देना है, अगर किसी मैनेजमेंट ने कंपनी के साथ डील करना है या फिर किसी कंज्यूमर ने डील करना है या किसी इन्वेस्टर ने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या देख के इन्वेस्ट करेगा। आप अपने घर पे बोल रहे होंगे कि प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट लॉस, और उनकी इट मीन्स अगर हम जनरल टर्म लिखिए तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो किसी कंपनी पे विश्वास करता है, रिलाई करता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो इसके लिए क्या है कि हर एक कंपनी हर एक पर्सन को क्या प्रेजेंट क्या करेगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी, राइट। तो पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी हर एक पर्सन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो इन्वेस्टर है हमारा वो एक ही कंट्री का हो सकता है वो किसी और कंट्री का हो और वो इन्वेस्ट इंडिया में करना चाहता हो, लेकिन और कोई कंट्री का पर्सन उसे इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएंगी क्या, कभी आपने ये सोचा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मेजरली हम फेस करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मान लो एक इन्वेस्टर है, वो क्या करना चाहता है, इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। जैसे कि कौन सा मेथड, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है तो वो सबसे पहले उसे प्रॉब्लम आएगी कि उन्होंने कौन सा मेथड लगाया हुआ है, अभी कौन से मेथड से कर रहे हैं वो। मान लो ये पर्सन यूके का है और इंडिया में कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उसे ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो सोचेगा कि कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाई हुई है, पता नहीं, हमारे तो ऐसा करते हैं और इंडिया वाले कहेंगे कि ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं। तो एंड में क्या होगा, उसके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारे रूल्स अलग हैं, इंडिया वालों के अलग हैं, यूके वालों के अलग हैं, यूएस वालों के, अलग अलग कंट्रीज़ के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ की, ग्लोबल कन्वर्जेंस मीन्स हमने क्या किया कि अब अलग अलग कंट्रीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, ग्लोबल कन्वर्जेंस कर दिया। ग्लोबल कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि हमने सारे रूल्स एक जैसे बना दिए। तो हमने क्या किया कि जो हमारी, जैसे सपोज करो इंडिया है, वो कहते हैं आप अपने जितने भी रूल्स हैं ना, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप जितने भी रूल्स फॉलो करते हो, तो जो आप रूल फॉलो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो वो ठीक है। जब पर यूके वाले अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ, इंडिया वाले अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओ, यूएस वाले, हर एक कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग बनाओ। लेकिन जब आपने रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग मीन्स किसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है, एट दैट टाइम आप सभी ने क्या करना है, सभी ने सेम ही रूल्स फॉलो करने हैं। क्या करने हैं, सेम रूल्स फॉलो करके ही हमने सारे स्टैंडर्ड्स, मतलब सभी पर्सन को रिपोर्टिंग करनी है, राइट। अब इंडिया वाले जैसे मर्जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, पर जब उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है तो IFRS के अकॉर्डिंग उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। ऐसे मैं बताती हूँ IFRS होता क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो हमने कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, पर जब उसको प्रेजेंट करना है किसी को तो वो हमने कैसे करना है, रूल्स फॉलो करके, और सभी एक ही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो पर्सन, राइट। तो इस तरह इन्वेस्टर किसी भी जगह का हो तो उसे समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि ग्लोबल कन्वर्जेंस क्या है, सभी ने एक जैसे रूल्स फॉलो करके ही अपनी रिपोर्टिंग करनी है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं
कि जो ग्लोबल कन्वर्जेंस हुई ये किस तरह से, क्या था ये। सबसे पहले IASB एक कमेटी बनी थी, ये सारी कंट्रीज़ ने इकट्ठी होके, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज़, ये सारी इकट्ठी होके उन्होंने क्या किया, IASC बनाया, जो बना 1973 में, ठीक है। तो इसने ये कमेटी जो थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इन्होंने क्या किया, IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए कि जो भी कंपनी है अपने इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पे रूल्स बना दिए कि आपने कैश फ्लो को ऐसे दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे दिखाना है, उन्होंने अपने रूल्स दे दिए, राइट, कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को दिखाना है, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करनी है अपनी रिपोर्ट। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने फिर बहुत डिटेल में स्टडी की, उन्होंने उसके बाद में इसका जो नाम है बदल के IASB रख दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया, कब, 2001 में। फिर अब IASB ने क्या किया, जो ये हमारा IAS था ना, इसका नाम फिर बाद में क्या हो गया, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मीन्स सबसे पहले एक कमेटी बनी, कमेटी ने ये रूल्स दिए, फिर उस कमेटी का नाम ये बदल के ये रख दिया गया, उन्होंने फिर एक कॉमन रूल दे दिए जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इसके अकॉर्डिंग अब हर पर्सन अपनी रिपोर्टिंग करता है, राइट। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी रहे, राइट। ट्रांसपेरेंसी मीन्स हर जगह पे सारा कुछ सबको पता हो। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, अब हर पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेगा तो उसे अकाउंटेबिलिटी भी उसकी बनी रहेगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंटली, हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क कर पाए, ये इसके मेजर जो पिलर कहते हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं IFRS के, कि हमने इन पे वर्क करना है, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इतना। उसके बाद में अगर हम ये ग्लोबल कन्वर्जेंस कर लेते हैं, सारी कंट्रीज़ चाहे AB जितनी भी कंट्रीज़ है सारे एक ही रूल फॉलो करती है, एक ही रूल फॉलो करके अगर वो रिपोर्टिंग करती है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसके हमने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। देखो बेनिफिट फर्स्ट क्या है, इट हेल्पफुल इन कंपैरिजन। देखो अब UK का है पर्सन, वो इंडिया की कंपनी है चाहे UK की कंपनी है, बंदा कंपेयर करके देख सकता है ना, क्योंकि UK वाले भी सेम रूल फॉलो करके बना के दे रहे हैं हमें और इंडिया वाले भी, तो हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इससे इंक्रीज़ होगी अगर लोगों को समझ आएंगे आपके अकाउंट्स और वो उन्हें कंपनी की स्टेटमेंट समझ आएगी, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज़ होएगी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से मल्टीनेशनल कंपनी भी हमारी बूस्ट होगी। ऐसे ही हमारी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स, ये जो हमारी सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन्स हैं ये भी बूस्ट होंगी, कैपिटल मार्केट भी बूस्ट होगी, और इससे क्या होगा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक तरह से डिफरेंट तरीके से हम रिपोर्टिंग करेंगे, ग्लोबल लेवल पे हमारी रिपोर्टिंग होगी, तो इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज मर्जर एक्विजिशन बढ़ेंगे। अब लोगों को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ रही है, एक जैसे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो मर्जर और एक्विजिशंस भी इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों को। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेटिंग द बैरियर्स। अगर कोई मतलब बैरियर्स है, रुकावट आ रही थी पहले, जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी का ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी क्योंकि हर एक बाहर से कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, और आपकी जो गुडविल भी इंक्रीज़ होती है तो आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल कैपिटल मार्केट, आप ग्लोबल लेवल पे डील करोगे, राइट। ये इसके बेनिफिट्स हो गए अगर हम ग्लोबल कन्वर्जेंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, ऑब्स्टेकल्स भी तो आएंगे अगर इतना कुछ हर एक कंट्री सेम रूल फॉलो करेगी। फर्स्ट है उसकी नॉलेज चाहिए, अगर IFRS आपने अप्लाई करना है तो आपको उसकी नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब आपने पहले अपने तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं, फिर आपने जब रिपोर्टिंग करनी है तो एक ही तरीके से करनी है, तो आपको कॉस्ट भी इसमें लगेगी। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट फॉर MSME, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन दूसरी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, राइट। नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबल, अब देखो हर एक कंट्री की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है ये, कि मान लो अगर इंडिया वाले अपने तरीके से थोड़ा मोल्ड करके भी पहले कर लेते थे, लेकिन अब क्या है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिजिड रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें। नेक्स्ट इज डिफरेंट मीनिंग, लाइक अगर मान लो हमें स्टैंडर्ड बनाए, अब हम उसको किसी और तरीके से समझ रहे हैं, कोई बाहर वाला पर्सन उसे किसी और तरीके से समझ रहा है, तो हमारा फिर भी हमारी प्रॉब्लम आएगी जब हम रिपोर्टिंग करेंगे।
नेक्स्ट इज़ डिफरेंट अकाउंटिंग फ़िलासफ़ी। अब अकाउंटिंग फ़िलासफ़ी डिफरेंट होगी जब आप जब रूल्स पढ़ोगे तो उसमें। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग करोगे, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि पहले आप अपने तरीके से रूल लगाओगे। अब क्योंकि अपने तरीके से रूल्स भी लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि मान लो इंडिया में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बना रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आपको इनकम टैक्स के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। डेप्रिसिएशन का आपको डिमिनिशिंग मेथड लगाना पड़ेगा। हो सकता है और कोई कंट्री में कोई डिफरेंट मेथड चल रहा हो, लेकिन आपको उस अपनी इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक सिंपल तरीके से हमारे इंडिया वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पर बाद में जब आप रिपोर्टिंग करो तो आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा जो ग्लोबल लेवल पर लग रहा है, तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट इज़ अंडर डेवलप्ड नेशन। अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए तो पॉवर्टी और अदर इतने रीजंस होते हैं, उन पे उनको फोकस करना चाहिए रैदर देन कि कन्वर्जेंस पे फोकस करें। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये बड़ी चीज़ों पे वो फोकस करने का काम नहीं करती हैं, तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है। आई थिंक गाइज मैंने आपको ये सब टॉपिक है बहुत ही लेमन टर्म में समझाया है। आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल कन्वर्जेंस क्या है, और इसमें अगर हम ग्लोबल कन्वर्जेंस करेंगे तो इसमें हमें हमारे मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। अगर आपको ये 15 मार्क्स के लिए या 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो पहले आप इसका मीनिंग लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप ऐसे डायग्रामेटिकली बना सकते हो। फिर उसके बाद में आपको जो मैंने ये स्टैंडर्ड इसके बारे में बताया, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देना, और फिर इसके जो ट्रांसपेरेंसी वाला लिख देना, और बेनिफिट्स और लिमिटेशन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे आपका जो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। आई थिंक आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल के नीचे आप कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।